नमस्कार। मैं आपको बधाई देता हूं। आपने अपने पीएमपी अर्न करने के इस सफ़र के लंबे सफ़र के पहला कदम उठा लिया है। जी हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो ये हिम्मत कर पाते हैं क्योंकि रास्ता लंबा है और आपने ये हिम्मत दिखाई है। मैं आपको बधाई देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इसका पहला जो सबसेक्शन है वो है ओवरव्यू एंड पर्पस ऑफ द गाइड। ऐसा नहीं है कि पीएमआई इंस्टीट्यूट बनने के पहले प्रोजेक्ट्स नहीं बनते थे। प्रोजेक्ट्स होते थे, जैसे पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, ओलंपिक गेम्स, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स बने, डिलीवर हुए और आज दिखते भी हैं। इन प्रोजेक्ट्स बनाने के पीछे कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में होगा, कोई ना कोई आदमी होगा जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल किया होगा, भले किसी और नाम से किया होगा लेकिन किया होगा। उसने अपने सेट ऑफ की स्किल्स का इस्तेमाल किया, अपने नॉलेज का, स्पेशल नॉलेज का इस्तेमाल किया और अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया और प्रोजेक्ट बनाया। उसने अपने आप उसने कुछ ऐसा किया, अलग काम किया और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करके दिखाया। ये स्पेशल नॉलेज जिन आदमियों के पास था उन्होंने ये सारे काम किए। पीएमआई ने यही स्पेशल नॉलेज को कंपाइल करके अ गाइड टू अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज पिम्बॉक को डेवलप किया और पब्लिश किया, जो जिसका वॉक थ्रू हम कर रहे हैं। पीएमआई ने सारे गुड प्रैक्टिसेस, प्रूवन प्रैक्टिसेस को कंपाइल किया, जो ट्रेडिशनली प्रूवन है, जिससे पहले काम हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है, उसको कंपाइल किया। और जो अभी ट्रेंडिंग है, जो अभी इनोवेटिव प्रैक्टिस है, उनको भी इसमें समाहित किया, उनका भी समावेश इस बुक में किया। तो पुराने प्रैक्टिसेस और जो नए इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, दोनों का समावेश आपको पीएमपी के इस गाइड में मिलेगा। देखिए, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उसको दो तरीके से आइडेंटिफाई किया है पिम्बॉक गाइड में। एक तरीका है, एक सबसेट कहना चाहिए, सबसेट हैं, दो सबसेट्स हैं। पहला सबसेट है जनरली रिकॉग्नाइज्ड। जनरली रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिसेस वो हैं जो सब सामान्य जनता, जो आम आदमी है, जो सब जितने भी लोग इसके जुड़े हुए हैं किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोसेस से, वो जानते हैं कि ये करना चाहिए, होना चाहिए। वो जनरल प्रैक्टिस है ये। और उसके साथ उसी प्रैक्टिस को, उसी जनरल प्रैक्टिस जो जनरली रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिस है, उसमें से कुछ ऑर्डर चेंज करके, कोई दूसरा तरीका अपना के जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं गुड प्रैक्टिस। उसी में से लेके उसका भी गुड प्रैक्टिस क्या होगी वो हम डिफाइन करते हैं। तो ये इसने दो तरीके से डिफाइन किया गया है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड जो प्रैक्टिसेस होती हैं और गुड प्रैक्टिस। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, एक जनरल प्रैक्टिस है, एक जनरल रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिस है कि आपको ट्रेन में सफ़र करने के पहले टिकट ले लेना चाहिए। लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है? गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जिस तारीख में जाना है उस तारीख से पहले अपना रिजर्वेशन करा लें। टिकट आप दोनों केस में ले रहे हैं लेकिन रिजर्वेशन करा के जाना है गुड प्रैक्टिस। ये दोनों में डिफरेंस हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम, अपने स्टेक होल्डर्स, इन सब के साथ मिलके अप्रोप्रिएट जनरल प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस का डिटर्मिनेशन करता है, तो उनको तय करता है और उनको टूल्स, टेक्निक और अपने नॉलेज के साथ उसको इम्प्लीमेंट करता है, बेस्ट मेथडोलॉजी का डेवलपमेंट करता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल होगा। इसी के यदि हम सब सेक्शन में जाते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये चैप्टर 1 का सबसेट सेक्शन 1। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्होंने दो तरीके के प्रोजेक्ट प्रैक्टिस बताई है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर पीएमपी गाइड ने अपनाई है वो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, और दूसरी प्रैक्टिस होती है प्रेस्पेक्टिव प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वो सारी रिक्वायरमेंट जो उस प्रोजेक्ट में लगनी है, जो प्रोजेक्ट में होना है, जो करना है,
वो ग्राउंड जीरो जहाँ पे होना है वहाँ से इवॉल्व हो, वहाँ से डिमांड आए और उस तरीके से काम किया जाए। मतलब नीचे से हम रिक्वायरमेंट जनरेट करें और ऊपर मैनेजमेंट तक जाए और मैनेजमेंट उस हिसाब से काम करे। पर्सपेक्टिव जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें मैनेजमेंट ये तय करता है कि नीचे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बिना इसकी जानकारी के कि वहाँ की ज़रूरत क्या है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सहकारी कार्य कोई भी कार्यक्रम हो, ये सहकारी संस्था और सरकारी संस्था। सहकारी संस्था में जो भी काम होता है वो जितने लोग हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में तय करते हैं और काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जबकि सरकारी संस्थान में शहरों में, राजधानी में उसके प्रोग्राम बनाए जाते हैं और सेम प्रोग्राम जो है वो गाँव में या कस्बों में लागू कर दिए जाते हैं वहाँ की कंडीशन को जाने बिना। उसका दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा, पंचायती राज। आज आपने सुना, आजकल आपने सुना होगा पंचायती राज का बड़ा नाम सुना होता है पूरे हिंदुस्तान में। पंचायती राज में क्या किया जाता है, पंचायत को पैसा दे दिया जाता है और पंचायत बैठ के तय करती है कि उनके गांव में क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट प्लान करते हैं। किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होती। सरकारी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि गांव में जितने स्कूल हैं या शहर पूरे प्रदेश में जितने स्कूल हैं सबको कंप्यूटर दे दिया जाए। तो होता यह है कि गांव खेड़ा जितने दूर दूर के स्कूल हैं उनमें कंप्यूटर पहुंचा दिए जाते हैं। पता चलता है जहाँ पर लाइट है नहीं है, छत है नहीं है, वहाँ पे भी कंप्यूटर रखा हुआ है। तो वहाँ के रिक्वायरमेंट कंप्यूटर नहीं थी, लेकिन अप्रोच पर्सपेक्टिव था। नीति कहाँ तय की गई, राजधानी में तय की गई, इसीलिए कंप्यूटर गांव खेड़ा में पहुंच गए। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ये गाइड है, पिम्बॉक गाइड है, वो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस को अपनाती है रादर देन पर्सपेक्टिव अप्रोच को। इसके बाद अगला सबसेट है कॉमन वोकैबुलरी। देखिए कोई भी काम हम करते हैं, यदि काम बड़ा है, लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे टर्म्स में एक समरूपता होनी चाहिए। मतलब मैं जो टर्म बोल रहा हूँ वो जिस संदर्भ में मैं समझ रहा हूँ, सामने वाले और हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं उसी संदर्भ में उसको समझे। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ वो समझे कुछ और। तो पीएमआई भी ये वोकैबुलरी को मेंटेन करता है। इस वोकैबुलरी को पीएमआई नाम देता है द पीएमआई लेक्सिकॉन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, प्रोग्राम मैनेजमेंट हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात होती है, वो कोड ऑफ एथिक्स। जो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पीएमआई में 537 पेजेस की गाइड है। ये कोड ऑफ एथिक्स इस 537 के अलावा है, 1 से लेकर 13 चैप्टर है। इन 1 से लेकर 13 चैप्टर में कोड ऑफ एथिक्स का कोई चैप्टर नहीं है। इसके लिए अलग से एक बुकलेट है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कोड ऑफ एथिक्स और एंड प्रोफेशनल कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 तरीके के होते हैं, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जो पहला है एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा है मैंडेटरी स्टैंडर्ड। एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड वो है जिसको नापा जाना, जिसको मापना जरूर का मुश्किल है, जैसे ईमानदारी। अब ईमानदारी को आप माप नहीं सकते, लेकिन ईमानदारी एक ऐसा लक्षण है जिसको जो होना चाहिए आदमी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होना चाहिए। दूसरा है मैंडेटरी स्टैंडर्ड है, जो वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनको आप नाप सकते हैं। टाइमली आपको काम करके देना, तो टाइम को आप नाप सकते हैं। विद इन आपको एक कॉस्ट के अंदर काम करके देना है, तो उस कॉस्ट को आप माप सकते हैं। तो जो मापे जा सकते हैं वो मैंडेटरी स्टैंडर्ड होते हैं। जो नहीं मापे जा सकते वो एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है फंडामेंटल एलिमेंट्स। फंडामेंटल एलिमेंट्स मतलब प्रोजेक्ट, किसी भी काम को आप प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है, ऐसे क्या चीज है जिसको वो प्रोजेक्ट कहलाएगी और क्या ऐसा चीज है जो प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगी। सबसे पहली बात यह है कि प्रोजेक्ट में एक यूनिकनेस होना चाहिए, भले वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, रिजल्ट हो। यूनिकनेस से मतलब यह है कि वो
हर मामले में यूनिक होना चाहिए, नया होना चाहिए। अब देखा जैसे आपने बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो वो बिल्डिंग को प्रोजेक्ट कहता है, भले वो 1 से 5 बिल्डिंग बना रहा हो, लेकिन वो पांचों को प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट ई कहेगा। भले वो एक सी हो, बिल्डिंग एक सी बन रही हो, लेकिन क्योंकि जमीन दूसरी है, एक के ऊपर तो एक बन नहीं सकती, दूसरी जमीन है, इसीलिए ब्लॉक चेंज हो जाता है, एरिया चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, तो वो प्रोजेक्ट बन जाता है। मतलब उसमें यूनिकनेस होना चाहिए, सर्विस हो या रिजल्ट हो या कोई प्रोडक्ट हो, यूनिकनेस होना चाहिए। यदि यूनिकनेस है तभी वो प्रोजेक्ट कहलाएगा। दूसरा है टेम्परेरी एंडेवर। टेम्परेरी एंडेवर का मतलब हुआ जो भी प्रोजेक्ट है वो कभी न कभी शुरू होगा और कभी न कभी खत्म होगा। प्रोजेक्ट हरदम के लिए नहीं चल सकते। तो यदि खत्म होने के कारण है, यदि खत्म होने का कोई डेट है तो वो प्रोजेक्ट होगा। क्या क्या कारण से प्रोजेक्ट जो है वो खत्म होते हैं या टर्मिनेट किए जाते हैं या वो प्रोजेक्ट को मान लिया जाता है कि खत्म। सबसे पहला बहुत अच्छा कारण है कि वो जो टारगेट जो था वो अचीव कर लिया गया, जिस लिए बनाया गया था वो अचीव हो गया, तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है, टारगेट अचीव्ड। दूसरा ये होता है कि जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अब फुलफिल ही नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई एक बांध बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और बाद में पता चला कि उस जिस नदी के ऊपर बांध बन रहा है उस नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया। होता है, नदियां रास्ता बदल लेती, तो उस प्रोजेक्ट को बंद करना ही फायदेमंद होगा। मतलब हम ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं कर सकते तो उसको बनाने का मतलब क्या है। तीसरा कारण हो सकता है कि जो फंड है, भाई कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए फंड लगेगा, फंड एग्जॉस्ट हो गया, फंड खत्म हो गया, टाइमली नहीं कर। बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट आपने ऐसे देखे होंगे जो प्रोजेक्ट नहीं कर हो पा रहे हैं पूरे, क्योंकि फंड ही खत्म है, फंड एलोकेट नहीं हो रहा, तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट को बंद किया जाता है। कई, जिसमें से एक कारण जो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा जो जो कारण इसमें पिम्बॉक में लिखे हैं कि जो 3 के अलावा, वो ये हैं कि प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं वो अब ज़रूरत ही नहीं है उसकी, नो लॉन्गर नीडेड। जो प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं, इर्रेलेवेंट रह गया वो। उसके बाद ये है कि जो फिज़िकल रिसोर्स या जो भी टेक्निकल रिसोर्स जो आपको को चाहिए था इसको बनाने के लिए, वो अब अवेलेबल ही नहीं, तो आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक आयरन ओर का प्लांट डाला, ऐसी जगह आयरन का प्लांट डाला, लोहे का आयरन ओर की खदान के बाजू में, अब वो आयरन ओर से आयरन निकलना ही बंद हो गया, तो नेचुरली इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा। अब तीसरा है कि आखिरी कारण है कि लीगल कारणों से, कि कुछ ऐसे कारण हैं जो जिसके कारण कुछ लीगल इश्यूज आते हैं, या वो कोई भारत के या किसी भी देश के कानून का उल्लंघन करता है, इसीलिए उसको बंद करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्ट का जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो ये है कि प्रोजेक्ट का टेम्परेरी होना चाहिए, किसी भी कारण से बंद हो रहा हो, प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। प्रोजेक्ट ड्राइव चेंजेस, कोई भी प्रोजेक्ट है वो चेंज लेके आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट शुरू हुआ और प्रोजेक्ट खत्म हुआ, कोई चेंज नहीं आया। प्रोजेक्ट को चेंज लाने के लिए ही किया जाता है। यदि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है बांध का, तो उससे चेंज क्या होगा, इरिगेशन, जो नॉन इरिगेटेड एरिया है उसमें इरिगेशन होना शुरू हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो चेंज लेके आएगा। यदि किसी कंपनी ने मोटर बनाने की कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिस प्रोसेस को 1 घंटा लगता था, तो वो 20 मिनट में होने लगा, मतलब उसने अपने प्रोडक्शन को 3 टाइम बढ़ा लिया, ट्रिपल टाइम बढ़ा लिया। अब वो 1 घंटे में 3 प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है बजाय कि 1 के। तो ये चेंज लेके आया। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो या जो भी टारगेटेड ऑडियंस है या टारगेटेड स्टेक होल्डर है, उनके लिए कोई ना कोई चेंज लेके आता है प्रोजेक्ट। एक और है कि प्रोजेक्ट अनेबल्स बिजनेस वैल्यू क्रिएशन। जो प्रोजेक्ट है वो कुछ ना कोई बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है। क्या क्या बिजनेस वैल्यू क्रिएट होती है? 2 टाइप की बिजनेस वैल्यू होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जो सामने फिजिकली अवेलेबल होती हैं, जैसे मॉनेटरी असेट, पैसा,
कोई प्रोजेक्ट जो है वो किसी कंपनी के लिए पैसा अर्न करके देता है तो वो मॉनेटरी एसेट हो गया। स्टेक होल्डर की इक्विटी को देता है, बनाता है। स्टेक होल्डर ने जो इक्विटी ली थी वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये फिजिकल चीज है, आप देख सकते हैं कि वैल्यू बढ़ रही है। अगला पॉइंट है यूटिलिटी। यूटिलिटी जैसे सरकार ब्रिज बनाती है, रेलवे का बिल्ड करती है, वो पब्लिक के लिए यूटिलिटी के प्रोजेक्ट होते हैं जो टेंजिबल होते हैं। फिक्सचर्स, टूल्स एंड मार्केट शेयर्स, ये सारी चीज़ें जो है टेंजिबल में आती हैं। अगला सेक्शन होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जैसे गुडविल, किसी भी कंपनी के या किसी भी ब्रांड का गुडविल, हम गुडविल को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रांड रिकग्नाइजेशन हुआ, पब्लिक बेनिफिट की चीज़ें, ट्रेडमार्क, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, रेपुटेशन, ये सब इंटेंजिबल है। किसी भी कंपनी का रेपुटेशन हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते। तो ये उसको भी लेकिन बिल्ड करना पड़ता है, उसके लिए भी प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं। तो वो इंटेंजिबल बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर रहा है। अब है प्रोजेक्ट इनिशिएशन कॉन्टेक्स्ट। किन परिप्रेक्ष्य में, किन कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है। जैसे मीट रेगुलेटरी, लीगल एंड सोशल रिक्वायरमेंट। ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको BS6 नॉर्म्स अब फॉलो करना है। तो BS6 नॉर्म्स के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया होगा ताकि वो अब अपनी कार्स को BS6 कंप्लायंट बना सके। तो ये BS6 कंप्लायंट बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया उसका इनिशिएशन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, रेगुलेटरी, क्योंकि ये अब रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही सेटिस्फाई स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट और नीड्स। अब स्टेक होल्डर की कोई रिक्वेस्ट है, कोई डिमांड है, उसको मीट करने के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया। बिजनेस चेंज के लिए, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए, या बिजनेस में या मार्केट में कोई चेंज आ गया उसको मीट करने के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, या अपनी ही प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए आपने जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया। ऐसी लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस इनिशिएशन कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको अडॉप्ट करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, आप जो काम कर रहे हैं और आपके कंपटीशन में कोई आ गया जो बेटर काम कर रहा है, जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, उसके पास नई टेक्नोलॉजी है, उसके पास नई स्ट्रेटजी है, तो उसको उससे फाइट करने के लिए आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें। मटेरियल इशू, जब जो मटेरियल आप यूज़ करते थे वो मटेरियल अब मार्केट में नहीं मिलता है, अब नया मटेरियल मिल रहा है, तो आपको उस नए मटेरियल के हिसाब से कोई अपने प्रोडक्ट को अलाइन करना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा। पॉलिटिकल चेंज भी कारण हो सकता है, मार्केट डिमांड, इकोनॉमिक चेंज, कस्टमर रिक्वेस्ट, स्टेक होल्डर्स डिमांड, लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कोई प्रोसेस को इम्प्रूव करना है उसके लिए हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, सोशल नीड एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, ऐसे कारण होते हैं जिससे हम कोई प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, प्रोजेक्ट को चालू करते हैं, उनका आगाज करते हैं। अब एक लास्ट जो आज का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारी बिजनेस वैल्यू डिलीवर हो रही है, जो इंटेंजिबल टेंजिबल बिजनेस वैल्यू जो हो रही है, वो सब चीज़ें एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिजल्ट है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्या होगा कि हमको बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने मिलेगा, भले टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, लेकिन यदि प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज किया सॉरी, तो हमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव हम मीट कर पाएंगे, हम स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, हमारी जो सक्सेस है वो प्रेडिक्टेबल होगी, चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होंगे,
डिलीवर टू राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के लाते हैं लेकिन टाइमली नहीं ला पाते तो उसका कोई वैल्यू नहीं। और बहुत ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं लेकिन टाइमली लेके आ रहे हैं तो उसकी कीमत हो जाती है। हमको क्या चाहिए, हमको सही प्रोडक्ट चाहिए और सही समय पे चाहिए। ऐसा भी नहीं चाहिए कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेट हो और बहुत घटिया प्रोडक्ट आया टाइम लिया है। हमको सही प्रोडक्ट और सही टाइम पे जो ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से अचीव कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाते हैं और बहुत अच्छी तरह इशू, जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर पाते हैं। रिस्क हम टाइमली एड्रेस कर पाते हैं। ऑप्टिमाइज कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज को। जो आपके पास पहले से रिसोर्स हैं उनको हम बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाते हैं। इसके अलावा हम जो भी मैनेज है, जो भी चेंज है, उनको हम बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं। जो चेंजेस, रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, उनको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं यदि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ढंग से इम्प्लीमेंट करें। इसके जस्ट ऑपोजिट, यदि पुअरली प्रोजेक्ट मैनेज किया जाता है तो क्या होगा? मिस्ड डेडलाइन, जो टाइमलाइन दिया है वो मिस्ड हो जाती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी। जो कॉस्ट आपको दी गई है उस कॉस्ट से ज़्यादा पैसा खर्च होगा। जो क्वालिटी है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी नहीं होगी, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा, रिवर्क करना पड़ेगा। अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन ऑफ द प्रोजेक्ट, हम वो सारी चीज़ भी बनाते रहेंगे जिसका जो बनाना हमारे स्कोप में था ही नहीं, हम वो भी करते रहेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम कर रही है उसका रेपुटेशन लॉस होगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं नेचुरली वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे, इतना मेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा तो। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो ऑब्जेक्टिव है उस प्रोजेक्ट का उसको अचीव करने में फेल हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक में चर्चा करना शुरू करूँगा। वो है रिलेशन बिटवीन प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।